अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, ऐसा मालूम होता है कि इत्तेहादी हुकूमत से मुंसलिक तमाम सियासी जमातों ने और PTI ने दूसरी तरफ जो ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने वाला है, बिलखुसूस पंजाब में, उसके लिए कमर कस ली है। दोनों की तैयारियां मुकम्मल तौर पर नजर आती हैं और दोनों इतराफ से यानी दोनों फ्रंट्स पर ऐसा मालूम होता है कि स्टेक्स इस इंतखाब से बड़े हाई जोड़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इससे स्टेक्स जोड़े जा रहे हैं। 17 जुलाई को नाजरीन ये इंतखाबी टाकरा जो है वो होगा और लिहाजा ये सिमत भी तयन करेगा आने वाले दिनों में, न सिर्फ पंजाब की सियासत की लेकिन वफाक में भी जो सियासत होगी उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली PTI हुकूमत के टॉपल होने के बाद, नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ये पहला इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जहाँ पर 20 हल्के बराह रास्त हैं, शामिल हैं साथ, जहाँ पर एक साथ एक रोज़ ज़िमनी इंतखाब होगा। तो लिहाजा दोनों के लिए इसकी सियासी अहमियत भी बड़ी तेज़ है, बड़ी हाई है, ज़्यादा है, और उसी तरह से स्टेक्स भी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा इजाफा इस बात का भी हो जाता है कि पीपल्स पार्टी ने PMLN के हक में दस्तबरदार होने का फैसला इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कर लिया है और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि उनके तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। याद रहे नाजरीन, इसके लिए भी कल की जो तारीख है वो आखिरी है, तो लिहाजा अब पीपल्स पार्टी ने अब नई अंडरस्टैंडिंग के तहत ये फैसला तो किया है और इसके बनिस्बत, इसके कंट्रास्ट में PMLN ने जो उनकी पंजाब की काबीना है हमजा शहबाज साहब की, उसमें भी पीपल्स पार्टी को भरपूर तरह से अकोमोडेट किया है, पीपल्स पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी रखी गई है। तो ये एक नई अंडरस्टैंडिंग है सियासी तौर पर जो कि इन दोनों सियासी जमातों ने आपस में डेवलप की है। अब इसका इनकी सियासी जो पूरी आगे जो इसका रोड मैप है उसके ऊपर क्या असर आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मामले पर नाजरीन, सियासी इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम था जो कि खान साहब ने लगाया था, इमरान खान साहब मुसलसल तौर पर ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि उनके लोगों को फ़ोन्स किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में उनको कहा जा रहा है कि वफादारियाँ जो हैं वो तब्दील कर ली जाएँ। ऑब्वियसली ये किसी के साथ भी हो, ये एक बहुत मनफी ट्रेंड है, ये हमारे सियासत के हवाले से कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रहे 2018 के इंतखाब से पहले PMLN के लोग इसी तरह की, इसी किस्म की शिकायत करते हुए नजर आते थे। तो एक तो फंडामेंटली और प्रिंसिपली स्पीकिंग ये चीज़ गलत है और सरासर गलत है। लेकिन नाजरीन, जिन साहब के हवाले से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, यानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा साहब, उन्होंने अब ये बयान दिया है और उनका बयान सामने आया है। उन्होंने भरपूर तरह से तरदीद की है इन इल्ज़ामात की और उन्होंने बल्कि ये भी खबरदार किया है कि अगर इमरान खान साहब ने दोबारा उनके हवाले से ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया तो वो अदालत बाकायदा जाएंगे और अपने खिलाफ इन इल्ज़ामात पे इमरान खान के साहब के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी ओपन फोरम में खान साहब को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, खान साहब से बात करने के लिए, मुकालमा करने के लिए तैयार हैं कि उनके इन इल्ज़ामात में कोई वजन नहीं है। अब खैर नाजरीन, दोनों इतराफ से जो बयानिए हैं वो बड़े तेज़ और भरपूर नजर आ रहे हैं और इसी में इजाफा हो जाता है इस बात का कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल ही एक बड़ा अहम ऐलान किया है और बल्कि एक तरह से अपने आप को रीआइटरेट किया है, दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमती इत्तेहादी तमाम जमातों ने यह फैसला कर लिया है कि वो पार्लियामेंट की अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और इससे पहले उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर के लेवल से पहली दफ़ा उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और एडमिट किया है कि वो कह रहे हैं कि इससे पहले हुकूमती इत्तेहाद से मुंसलिक तमाम जमातों का ये ख्याल था कि जब कानून साजियाँ कर ली जाएँ, यानी कि इलेक्शन कमीशन में जो तरामीम है वो कर ली जाएं और नैब के हवाले से जो तरामीम है वो कर ली जाएं, उसके बाद इलेक्शंस की जानिब जाया जाएगा। और पहले ये तमाम एक पूरा पर्सपेक्टिव था जो कि तमाम ये सियासी जमातें जो कोalition से मुंसलिक हैं, मखलूत हुकूमत में हैं, उनका ये ख्याल था। लेकिन अब उन्हीं जमातों ने दोबारा अपने डिसीजन को रीविजिट कर लिया है और रीआइटरेट किया है वज़ीर आज़म ने कि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये जो दोबारा रीविजिट किया गया है प्लान, ये क्यों किया गया है, नंबर 1, और पहले जो इरादा था कि सिर्फ तरामीम करके इलेक्शंस की जानिब जाया जाए, वो किन ग्राउंड्स पर रखा गया था, नंबर 2। इन दोनों एतबार से आज हम बात करेंगे। कानून साजियाँ जो हैं जिनके हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की, वो कानून साजियाँ नाजरीन याद रहे कि एक तो इलेक्शंस की तरामीम है जिसके हवाले से पास्ट PDM यानी पास्ट अपोजिशन और प्रेजेंट जो गवर्नमेंट की तमाम कोalition है, उनका ये ख्याल है कि जब ये कानून साजियाँ PTI की साबिक हुकूमत ने की थी तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। तो लिहाजा उन्होंने असेंबली में जाकर इन तमाम कानून साजियों को रिविजिट किया है और इलेक्शंस के हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जिसमें PTI को भी दावत दी गई है कि वो भी आएँ और अपनी तजावीज़ दें। अब ऐसे में नाजरीन, PTI क्या इस कमेटी में आएंगे और ताउन करेंगे, ये भी एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस इन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर लड़ना है और इस पर कंसेंसस होना
आइंदा आने वाली हमारी सियासी सिमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। नैब के हवाले से जो तरामीम है उसमें खान साहब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उन तमाम तरामीम के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट ये कहते हैं कि जो तमाम तरामीम हैं उनमें 85% वही चीज़ें हैं जो खान साहब ने अपने गवर्नमेंट में आखिरी जो उनके चंद माह थे उसमें उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लेकर आए थे, वो तमाम तरामीम तो एक्चुअली वही हैं जो खान साहब की हुकूमत भी ऑर्डिनेंस के जरिए लाए थे। तो लिहाजा उनको इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर भी बड़े टॉल दोनों तरफ से बयानिए नज़र आ रहे हैं। सुपर टैक्स का निफाज आज की एक डेवलपमेंट है जो हुई है, और इसका जो मंतक है वो ये बताया जा रहा है कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनको टैक्स किया जाए। इससे नाजरीन एक तो स्टॉक मार्केट पे इसका एक बड़ा मनफी असर आ जाएगा, और स्टॉक मार्केट में हमने बहुत शदीद मंदी का रुझान इसकी वजह से देखा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको मुआशी एतबार से कैलकुलेट करें तो ये सुपर टैक्स इम्पोजिशन का फैसला क्या वाक़तन प्रिविलेज्ड क्लास को अंडर टैक्स नेट लाता है? क्या प्रिविलेज्ड क्लास के ऊपर एक टैक्स का जो बोझ है, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग उन्हीं पर होना चाहिए और जो लेसर प्रिविलेज्ड क्लास है उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्या ये इस प्रिंसिपल को ये सुपर टैक्स का निफाज सर्व करता है या नहीं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करूं। हिना भट्ट साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं लाहौर स्टूडियो से, PMLN की स्टॉलवर्ट हैं और अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ तमाम उमूर पर रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड हिना साहिबा, थैंक यू आपकी मौजूदगी और आपकी प्रेजेंस के लिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब नाजरीन मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर और PTI की नुमाइंदगी इन तमाम उमूर पे हमारे साथ रखेंगे, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ पेश करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब नाजरीन तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे के लिए हमारे साथ बज़रिया स्काइप जुड़े हुए हैं। वेलकम ऑन बोर्ड रज़ा साहब, और आपसे हम तमाम पे आपका जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है वो जानेंगे। और सैयद अली हैदर गिलानी नाजरीन सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए हमें एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे इस पूरी बहस में। वील ट्राई कि उनके साथ भी हम एक राउंड ज़रूर लगाएं ताकि उनका भी जो एक मौक़िफ़ है और ये जो एक इत्तेहाद उन्होंने रिन्यू किया है PMLN के साथ बिलखुसूस पंजाब में, उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। तमाम मेहमानों को वन सेकेंड बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा आप एक डायरेक्शन दें इस पूरी बहस को। आप क्या इसमें प्रीएम्प्ट करते हैं, क्या देखते हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? दोनों के लिए स्टेक्स बड़े हाई हैं, लेकिन दोनों को ज़रा आप बैलेंस आउट करके फरमाइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि पंजाब का जो इलेक्शन है ये दोनों जमातों के लिए या दोनों साइड्स के लिए कितना अहम होगा? जी शुक्रिया मोना। मेरे ख्याल से पंजाब का के जो ये ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये जैसा आपने कहा इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कई वजूहात की वजह से। सबसे पहले तो ये देखिए कि जिस तरह ये हुआ 10 अप्रैल के बाद जब हुकूमत बदली, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो है एक वाकई में एक लहर ऊपर गई, और उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा भी किया। उनका ज़ाती तौर पर शायद ये ख्याल है, उनकी कम अज़ कम उनके हामियों का तो ये ख्याल है कि अगर जल्द इंतखाबात होते हैं तो PTI और इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक अज़म्पशन है, किस हद तक ये दुरुस्त है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने वापस इक़्तिदार में आना तो पंजाब में उनको जीतना अच्छी खासी सीट्स जो है वो लाज़मी होगा। तो ये इंतखाबात जो हैं ये दूध का दूध और पानी का पानी भी कर देगी कि इस वक्त मकबूलियत के या वोटिंग के हिसाब से पार्टियां कहाँ पे खड़ी हैं। दूसरी जो अहम बात है वो पंजाब हुकूमत की अपनी जो मुस्तकबिल है उसका सवाल है, क्योंकि आपको पता है स्पीकर जो है इस वक्त परवेज लाई साहब, वो अब तो वो PTI और यानी कि मौजूदा अपोजिशन के अब तो बहुत बड़े और पक्के हलीफ हैं, तो वो उनको रिमूव भी नहीं कर सकती ये जो PMLN है। और अगर ये इन इंतखाबात में उनको सीटें मिल जाती हैं मजीद MPS की, तो फिर स्पीकर का इंतखाब जो है नए स्पीकर का इंतखाब हो सकता है, और हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मजीद मुस्तहकम हो सकती है। अभी तक बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि एक तो जो कानून के जो अदालतों में केस लगे हुए हैं और जो इनकी अददी जो इस वक्त है सूरत हाल, तो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत इतनी स्टेबल नहीं है, ये एक तासुर है। तो इन दोनों हवालों से ये बड़े अहम इंतखाबात हैं। अब क्या होने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रवायती तौर पर या जितनी अभी तक इब्तदाई इतलात है उसमें तो ज़ाहिरी बात है PMLN का पल्ला जो है वो भारी है। जो कैंडिडेट्स उनके हैं उनको मेजॉरिटी इन इंतखाबात में मिलने का कभी इम्कान है। लेकिन इलेक्शन के दिन क्या होता है, ये जो महंगाई की नई लहर आ रही है,
मजीद गिरावट हो रही है रुपए की कीमत में, मईशत का जो हाल है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा, एक ये भी टेस्ट हो जाएगा पीएमएलएन के लिए, क्योंकि बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये महंगाई की वजह से पीएमएलएन को नुकसान होगा। तो राइट। ये इंतखाबात वो भी किसी हद तक बताएंगे हमें सबको। और ये जो सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से जो इल्जामात पीटीआई आयद कर रहे हैं, वो जो साहब हैं ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने आज इनकी नफी की है। इसके ऊपर कुछ इजाफी तौर पर ब्रीफली फरमाइएगा। ये वैसे तो बड़ी प्रिंसिपली गलत बात है और कहीं किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये इल्जामात जो नजर आ रहे हैं, व्हाट डू यू से, ये कहाँ जाकर मामला ठहरेगा, या आप समझते हैं सिर्फ महज इल्जाम है? देखिए, बात यह मोना कि अगर सियासी इंजीनियरिंग की बात करनी है तो 2013 और 2022 का तो जिक्र हो जाता है, लेकिन पीटीआई 2018 की जो इंजीनियरिंग है उसको गोल कर देती है, उसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो तो बड़े जबरदस्त किस्म के इंतखाबात थे, चूंकि उनको उसमें अक्सरियत दिलवाई गई एज अ मेजॉरिटी पार्टी। तो ये फिर अगर बात करनी है इंजीनियरिंग की तो फिर देखिए ना, खुल के करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ 2018 में वो भी हमारे सामने है, सबको पता है, रिकॉर्ड पर है बहुत सी बातें। ये अभी तो 2022 का तो कम से कम कोई ऐसे ठोस शवाहिद कतन भी मौजूद नहीं है। 2013 में भी नहीं थे। आपने देखा कि वो ब्रिगेडियर साहब ने आज बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया, मैं देख रहा था सुबह, जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि भाई ये उस वक्त जो एक कमीशन भी बना था, बहुत तहकीकात भी हुई थी, और खुद पीटीआई 4 साल गवर्नमेंट में रही तो वो भी इसकी तहकीकात करवा सकती थी। अगर 2013 के इंतखाबात की जो धांधली थी तो उसकी तहकीकात करवा के सजा दिलवा सकती थी। ये सियासी नारा है, ये सियासी जिसे कहते हैं वन अपमैनशिप है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई सब्सटेंस है, ये बस इल्जामात ही हैं। और वो अनफॉर्चुनेट बात है, हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन में होता है वो इल्जामात ये लगाता है जो हुकूमत में होता है। जी चीमा साहब, आपका क्या ख्याल है? अब तो ये जो मुनहरिफ अरकान थे जिनकी वजह से दरअसल हमने देखा कि आपका पूरा ये जो आपकी एक हुकूमत गई, बिलखुसूस वफाक में, तो उनका एक बड़ा अहम किरदार था, क्योंकि वो सबसे पहले सामने आए थे बिफोर इवन जो आपके कोलिशन पार्टनर्स थे बैकआउट किया था। तो इसके बारे में अब आपका क्या ख्याल है? आप इसको कितना डिसाइसिव देख रहे हैं इन इंतखाबात को? और रेंजर्स की तैनाती की गई है सिर्फ इसलिए कि अमन अमान का खास ख्याल रखा जाए, खास तौर पर तब जब NA 240 का बड़ा अनप्लेजेंट हमने कुछ वाकयात और एक जानी ज़िया भी हमने देखा है जो कराची में अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ है। आपका इस पे क्या टेक है? आप मुतमईन हैं इस वक्त इन तमाम इंतजामात से? देखिए, अनफॉर्चुनेट जो है वो तो एक पूरी लहर चल रही है, और पिछले कोई आप कह लें 6 महीने से चल रही है, और पूरी कौम उस अनफॉर्चुनेट लहर को भुगत रही है। वो आप कह लें महंगाई की शक्ल में है, बेरोज़गारी की शक्ल में है, इंडस्ट्री बंद होने की शक्ल में है। इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, आप कह लें कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की है, या साजिश की है, या मुदाखलत की है, या खारिज की है। इस तरह यहाँ कई तरह की बदकिस्मती चल रही है। और जो कराची में हुआ है, कराची में जो हुआ कि एक हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया गया और जीते हुए को हरा दिया गया, और फिर साथ ये है कि वहाँ पे जब पीटीआई ने शामिल नहीं हुई तो वोट कितना पड़ा? 8% वोट पड़ा। 8% या 8.5% अगर वोट पड़ा तो इसका मतलब है कि अवाम ने बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। सो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन एक ऐसा, इसमें हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। ज़वाल इस यहाँ पे ये है कि जमहूरी कदरों का ज़वाल है, और यहाँ पे जो एक अदारों का और अवाम का तल्लक था या एक रोमांस था, उसका ज़वाल है कि यहाँ पे अवामी उमंगों के अगेंस्ट काम हो रहा है। अवामी उमंगों के अगेंस्ट ऐसी हरकतें, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसी कोर्शन है कि जिसमें लोगों का ट्रस्ट जो है फर्दर कम हो रहा है, लोगों का जो एक जुड़े हुए होना है, प्यार होना है, रोमांस है, वो ख़त्म हो रहा है। और यू कैन से कि एक तलही एक सोसाइटी में आ रही है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। अच्छा, सो इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ होना ये चाहिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि ये जो पहले 20 इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्री एंड फेयर हों। ये फ्री एंड फेयर हों तो जो जिन लोगों पे इल्ज़ामात हैं कि ये इम्पोर्टेड लोगों को लेके आए हैं या अवामी उमंगों के अगेंस्ट काम किया है, जमहूरी कदरों के अगेंस्ट काम किया है, तो उसमें रिलीफ, रेस्पाइट आएगा, एक स्लो डाउन होगी, एक लोगों की तलही कम होगी। सो मैं समझता हूँ कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये ट्रिगर कर दे एक जो अवामी एक मायूसी है या अवामी एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक नाराजगी है, और नाराजगी की एक लहर और है। अच्छा चीमा साहब, ये भी इजाफा करते हैं कि अगर आप जाहिर है इसमें आप तमाम के दोनों के स्टेक्स बड़े हाई हैं, अगर हार जाते हैं आप लोग, आपकी जमात,
क्या आप तस्लीम करेंगे नताइज, या आप ऑलरेडी आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर आप हारते हैं तो वो भी मैनिपुलेटेड होगा? नहीं, देखिए, प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मोना, आप सिंपल सी बात करें कि जब आप 233 रुपये का पेट्रोल डलवाएं और 280 रुपये का डीजल डलवाएं, फिर आप मतलब जिस रेट पे घी खरीदें, जिस तरह की आपका यू कैन से कि बिजली है, गैस है, तो फिर आप कह लें कि साथ ही जो आपके सामने अवामी रिस्पांस आ रहा है आपको हलकों में जाते हुए, और जिस तरह यहाँ पे वोटों की चेंजेस आ रही हैं सामने, या एक क्वेश्चन आ रही है, फ़ोन किए जा रहे हैं, डाले घूम रहे हैं, यू कैन से कि ऐसी बड़ी बड़ी बदकिस्मती के बड़े ही अनफॉर्चुनेट लफ्ज़ बोले जा सकते हैं, बड़े ही आप कह लें मायूसी वाली चीज़ें हैं। सो मैं समझता हूँ कि इसके प्रीएम्प्ट करने वाली बात नहीं, रियलिटीज़ हैं, ये ऑब्वियस चीज़ें हैं, टेंजिबल, आई मीन कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है। कोई मेरे वोटर के पास अगर आज भी पीपी 168 में लाहौर में अगर एक बंदा जलसा कराए, कारण मीटिंग कराए, और 2 घंटे बाद उसके घर पुलिस वाला चला जाए या उसके बेटे को पकड़ के ले जाए, तो ये प्रीएम्प्ट करने वाली बात नहीं है। ये सामने नजर आ रहा है कि सफेद डे में, दिन की रोशनी में क्या हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना जी, यू कैन से कि अगर इलेक्शन वाले दिन ठप्पे नहीं लगाते तो हम इलेक्शन में 20 की 20 सीटें कंफर्टेबली जीत जाएंगे। ठप्पे नहीं लगाते। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि इन तमाम चीजों के बावजूद, जो आपने इल्जामात लगाए हैं, उसके बावजूद भी आपकी उम्मीदें रोशन है कि आप जीत जाएंगे अगर बाज़ाब्ता ठप्पे ना लगे? क्योंकि बाकायदा ठप्पे ना लगाएं, ठप्पों का फिर काउंटिंग नहीं होती, कितने लगाए कि तार आपने डाल दिया, ठप्पे ना लगाएं तो हम इस प्री पोल रिगिंग के बावजूद जीत जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, मैं हिना साहिबा का मौकफ मान के आपकी तरफ जब मैं दोबारा रुख करूंगी, सहूलतकारों के होते हुए जीत जाएंगे, इन सारों को इकट्ठा हरा देंगे हम। सही, वेरी फेयर। अगर ये लोगों पे डंडे ना बरसाएं, उस दिन मार के लोगों को वोट जाली ना डालें, ठप्पे ना लगाएं, संदूकड़ियां ना भरें, संदूकड़ियां उठा के भाग ना जाएं, तो इस तरह की हरकतें ना करें तो हम और डस्का में जो ये लोग कहते थे कि ठप्पे बाकायदा लगाए गए, और ये तमाम इल्जामात जो ये आपके हवाले से लगाते हैं जब आपकी गवर्नमेंट थी, मैं समझता हूँ कि देखें, वहाँ पे तो एक ये बदकिस्मती उसी वक्त से चल रही है, ये उससे भी 1-1.5 महीना पहले की चल रही है कि ये हमने बता दिया था कि जेंटलमैन को किसने भेजा है और जेंटलमैन को लगवाया किसने है, और जेंटलमैन ने किया क्या कि जहाँ पे 22 हलकों में 22 पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने इलेक्शन मांगा, और आप कह रहे जेंटलमैन ने सारे पे कर दिया। वो ये जो इलेक्शन की धांधली है, हम उस वक्त से कह रहे हैं, डस्का में हमारे साथ धांधली हुई थी, वजीराबाद में हमारे साथ धांधली हुई थी, ठीक है, और अब बड़े पैमाने पे हो रही है, अब हुकूमत भी आ गई है, अब माशाल्लाह राणा सनाउल्लाह साहब भी हैं और सहूलतकार भी हैं, तो इलेक्शन की धांधली बड़ी हो गई है। वो तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ रुक जाएगा, तो ये क्योंकि ये डस्का वाली धांधली का तो आपके ऊपर इल्जाम आयद करते हैं ना, ये तो कहते हैं कि आपने की थी, और वो मतलब उसमें बड़े सारे लोगों के नाम आपको याद होगा, ईसीपी ने जो इंक्वायरी की थी, उस्मान डार साहब, फिरदौस आशिक अवान। अच्छा, मैं आती हूँ जमशेद चीमा साहब, जाहिर है बड़े सारे काउंटर क्वेश्चंस हैं, लेकिन लेट्स ऑल्सो इंक्लूड हिना साहिबा। आपका मैं इसलिए, जाहिर है आई वांटेड कि पहले जमशेद चीमा साहब, क्योंकि आप वहां पर गवर्नमेंट में हैं, वो जाहिर है उनके इल्जामात होंगे जिनका आपने जवाब फरमाना है। क्या वाकईतन स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा? डस्का का जो एक बड़ा तल्ख वाकया है जो आप लोग इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, खुदा न खास्ता इस तरह का कोई माहौल, ये डब्बे उठाना, इस तरह की चीजें तो हमें देखने में नहीं आएंगी जो खदशात का इजहार कर रहे हैं चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, ये नेशनल टीवी चैनल है, इसलिए मैं मेक श्योर करूंगी मैं इसमें जो भी बात करूं, मुझे पता है पूरी आवाम सुन रही है। पहली तो बात है कि पिछले जितने भी बाई इलेक्शन जिसमें हमारी हुकूमत नहीं थी, इनकी हुकूमत भी थी, उसी में भी ये कोई बाई इलेक्शन नहीं जीते, सारी बाई इलेक्शंस हम लोग जीते हैं। तो पहले तो वो हिस्ट्री। दूसरी बात, डस्का का आपने इनसे खुद पूछ लिया, वो जमशेद चीमा साहब ने कह दिया कि धुंध आ गई है, इनको भी पता होगा, लाहौर के बाई इलेक्शंस का भी आपको पता है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताती चलूँ, मैं भी ऑन ग्राउंड काम कर रही हूँ और मुझे पता है क्या वेव है। बाई इलेक्शंस इंशाल्लाह ताला PMLN और उनके इत्तेहादी जो है वो स्वीप करेंगे, ना ही हम धांधली करेंगे ना ही करने देंगे, क्योंकि हमें भी पता है और इनको भी पता है कि वोट सिर्फ नून लीग का है, और वोट जो है वो सारे बाई इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हम 20 की 20 सीटें जीतेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, वो कहते हैं ना जिस बंदे ने हारना होता है वो पहले ही रोना धोना शुरू कर देता है। तो आपने देख लिया कि किस तरह इमरान खान साहब ने फिर से इलेक्शन कमीशन पे
इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, और आज भी जिन मेजर की बात हो रही थी उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए। इनकी तो काम ही है कि यहाँ बैठ के इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरों को डिफेम करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे भी इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए। मैं आपके चैनल पे, मैं इधर नेशनल टीवी पे बैठ के बता रही हूँ कि हमारी पॉपुलैरिटी बाय इलेक्शंस में 100% है। हम इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ जीतेंगे। दूसरी बात, मैं आपसे जो बात शुरू कर रही थी कि देखें, आवाम को बताना इस वक्त लाजमी है कि मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास दो रास्ते थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने देते, जो इनका प्लान था, या पाकिस्तान को बचाते। तो हम लोगों ने इस वक्त अपनी जिसे कहते हैं सियासत को पहले नहीं रखा, हमने रियासत को पहले रखा है। हमने जितने भी सारी अभी डिसीजंस ले रहे हैं, शायद इससे टेम्पररीली हमारी सियासत पे मंफी असर आए, फर्क पड़े, लेकिन मैं आपको वो भी बताती हूँ कि अवाम को भी पता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है वो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने के लिए सारे फैसले कर रही है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी ये बात की कि मैं बिल्कुल सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में दूध और नहर की शहरें की बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग, लेकिन बात यह है कि देखिए जो रियलिटीज़ हैं वो हम लोगों को एक्सेप्ट करनी है। इन लोगों ने इन द लास्ट 3.5 ईयर्स इनकॉम्पिटेंसी भी की, इन्होंने करप्शन भी की, इन्होंने हमारा GDP 5.8 था उसको भी नीचे ले आए, इन्फ्लेशन हम 4% पे छोड़ के गए थे, ये 14% पे ले आए। कर्जे, इन्होंने शौकत तरीन का अपना बयान है कि 76% पूरे जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स में जितने हमने कर्जे, उसके 76% शौकत तरीन ने खुद एडमिट किया कि हमने लिए हैं। इन्होंने उन कर्जे लेके कुछ एक चीज मुल्क में डिलीवर नहीं की। हमने तो अपने टाइम सही, आपको ये नहीं लगता है कि महंगाई का जो बयानिया है उसको आप दूसरे टर्म्स में इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मुश्किल फैसले, इन्होंने कुछ डिलीवर, तो महंगाई का बयानिया इनके हक में नहीं जाएगा और आपके खिलाफ नहीं जाएगा, आप इसके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन हिना साहिबा, वही सवाल जो मैंने चीमा साहब से पूछा, आप तस्लीम कर लेंगे नताइज अगर आपके हक में ना आए? देखिए, देखिए बिल्कुल हम तस्लीम कर लेंगे। मैं आवाम की पल्स को जानती हूँ और मुझे 100% पता है कि बाई इलेक्शंस में इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। और ये आपको बात बताऊं कि देखें, हमने सुपर टैक्स किया, आप जो कह रही हैं सुपर टैक्स ऑन द सुपर रिच, इस वक्त हमें क्रिटिसिज्म आएगा, लेकिन मुझे बताऊं कि अगर अमीर लोग इस वक्त अपने टैक्सेस इंक्रीज कर लें और आम आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम करें, और जो इंडस्ट्रीज जिन पे टैक्स लगी है वो लोग ये तहैया कर लें, और ये टेम्परेरी है, अभी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल ये सुपर टैक्स वाले मामले पे मैं दोबारा आती हूं क्योंकि ये जाहिर है एक तवील बहस है, इसमें तमाम के इनपुट्स और भी हमें चाहिए हम दोबारा सवारेंगे। हमने पाकिस्तान को पहले भी बचाया था, हम दोबारा बचाएंगे। रजा रूमी साहब, ये तस्लीम करने का मुझे खुशी है वादा है कि रोशन पाकिस्तान। राइट। हिना साहिबा, ये सुपर टैक्स वाले मामले को मैं जरा आगे भी ले जाऊंगी, लेकिन रजा साहब, ये तस्लीम करने वाली बात पे मुझे खुशी है कि दोनों ने बड़े क्लियर जवाब दिए हैं, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। हिना साहिबा ने कहा है कि वो तस्लीम करेंगे, और जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि अगर ठप्पे ना लगे तो इनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मुकम्मल जो रिजल्ट्स हैं 20 के 20 हल्कों में इनके हक में आएंगे। योर टेक, आपको भी लगता है वाकईतन दोनों पार्टी तस्लीम करेंगे कम वोट में? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो तारीख हमें कुछ और बताती है, जो पिछले हम देख चुके हैं इंतखाबात में। देखिए, ये 2013 में क्या हुआ, 2013 में तो इतना ज़्यादा कि वो जो उस वक्त गवर्नमेंट आई थी, मेरे ख्याल से साल बाद ही धरना शुरू हो गया धांधली के ऊपर। पहले वो उसका बना कि जी वो 4 सीटों के ऊपर खोलें, फिर वो कमीशन बना, कमीशन ने तहकीकात की, आज तक वो 35 पंक्चर का पूरा एक नैरेटिव बनाया गया। बाद में वो खान साहब ने कह दिया कि कोई वो तो सियासी बयान था, कोई सबूत नहीं है कि 35 सीटों के ऊपर धांधली हुई थी। ये कल्चर बन चुका है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। और अभी चूंकि और ये आप देखें कि डस्का में भी जो हुआ, आपने उसका भी हवाला दिया, अभी जिक्र भी हो रहा था कि वो एक हमारे सामने था, उसकी वहां भी उस वक्त इनिशियली यही कहना था PTI गवर्नमेंट का कि कोई धांधली नहीं हुई। बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने रीपोल का हुक्म दिया, मेरे ख्याल से पहली बार तारीख। लेकिन रजा साहब, उन्होंने ये भी साथ कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बायस है, ये तो सबसे बड़ा स्टैंड है PTI का। वो तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज बायस अगेंस्ट अस।
देखिए जी, पीटीआई का तो अब ये कहना ना कि जो भी उनका साथ ना दे, न्यूट्रल हो जाए, तो फिर वो आपको पता ना वो जानवर हो जाता है। तो ये तो आप सुन चुकी हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो फौज पाकिस्तान हो, तो वो एक अभी बनी हुई है फजा। मैं ये सुनकर खुशी हुई, दोनों हमारे जो मेहमान आपने इनवाइट किए हुए हैं, अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि जब तक हम वो उसको मानेंगे, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी लीडरशिप से भी यही बात कहेंगे, क्योंकि बात ये है कि इसका कल्चर का कहीं ना कहीं आगाज होना चाहिए। लेकिन हमें इसका पता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कम से कम अभी तो कोई ऐसे आसार नहीं, क्योंकि अच्छा दिलीप रजा साहब, ये पोलराइजेशन। सुपर टैक्स पे भी बात करते हैं, एक जुमला इस पे भी फरमा दें ताकि ये भी नुक्ता मैं दोनों के साथ आगे लेकर चलूं। डू यू थिंक देखिए ये जी, इन स्पिरिट ठीक है, या फिर जो इस पे खदशात का जो इजहार किया जा रहा है कि जी वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसको एक्सट्रैक्ट तो आवाम से ही करेंगे? देखिए ये बात दुरुस्त है कि ये वो अवाम के ऊपर बर्डन अल्टीमेटली जाएगा, इससे तो कोई आई सी। वो राय हो नहीं सकती। लेकिन ये जो सेक्टर्स जिनके ऊपर टैक्स लागू किया है, इनमें से अक्सरियत ने तारीखी मुनाफे कमाए हैं पिछले चंद सालों में, और इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट कमाए जाएं और वो वापस ना दें, और पाकिस्तान में महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी का जो एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ है कितने सालों से, तो फिर उनको कुछ तो देना पड़ेगा। और ये पहले मुतालबा था। देखिए यही मसला है कि आटा गूंथती हिलती क्यों है। पहले पहले ये कहा जा रहा था कि जी पेट्रोल की सब्सिडी क्यों नहीं खत्म करी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट भी सोचती रही। पीएमएलएन के अंदर भी बड़ी बहस हुई, जो मुख्तलिफ कैंप्स की राय थी कि जी कोई कह रहे थे ना बढ़ाएं, हम क्यों बर्डन लें, अवाम की गालियां क्यों खाएं। फिर अल्टीमेटली आईएमएफ के प्रेशर में बढ़ानी पड़ी। जब बढ़ा दी तो उन्होंने कहा जी देखो देखो बढ़ा दिया तो पेट्रोल का बम फेंक दिया, ऐसी हेडलाइन थी ना चैनल्स पर। अब बिल्कुल। बात ये कि अच्छा, फिर उस वक्त कहा गया अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लग रहा, ये तो सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर डाल दिया है, मोटरसाइकिल वाला भी इतना महंगा तेल यानी इन खरीदेगा। योर व्यू पीटीआई के खिलाफ जो हेडलाइंस लगती थी वो गलत थी, वो उसको इस तरह से नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए था, आपको लगता है? मेरे ख्याल से जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बात यह है कि ये इस वक्त जरूरत है, जैसे भी हिना कह रही थी और बिल्कुल सही कह रही थी, कि मुश्किल फैसले अनफॉर्चुनेटली जिस मकाम पे आज आप हम आए हुए हैं, मुश्किल फैसलों के बगैर कोई चारा नहीं है। अगर ये टैक्स ना लगेगा तो कहां से रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास? उन्होंने खर्चा चलाना है मुल्क का, खसारा बहुत बड़ा है और आईएमएफ कहता है खसारा कम करो। अब उसका असर आएगा देखिए। लेकिन सिगरेट पे टैक्स लगना तो अच्छी बात है, लोग कम सिगरेट पिए। ये जो मशरूबात होती हैं चीनी वाली जो मुज़रे सेहत है, उन पे टैक्स लगाएं, बिल्कुल लगाएं। लेकिन इसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का भी शुमार है जो तो देखे ना मोना, फिर वो उसमें ये होता है कि आप फार्मर्स को प्राइस ज्यादा देते हैं ना, आप उनको भी इंसेंटिवाइज करते हैं, आप बैलेंस करते हैं, इकोनॉमी ऐसे होती है। तो ये कोई इतना बड़ा बॉम्ब नहीं है। ये सिर्फ देखे ना, मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ कि पीटीआई और खान साहब हमेशा कहते हैं कि मेरी माफियाज के खिलाफ जंग है, मैं माफियाज को छोड़ूंगा नहीं। तो आज माफिया के ऊपर टैक्स लगे और सारी की सारी पीटीआई की जितने वर्कर्स हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे वो लगे हुए हैं, वो माफिया की हिमायत में कह रहे हैं भाई आप ये फैसला करें, आप अवाम के साथ हैं। बल्कि आपको याद होगा रजा साहब, ये जब एफबीआर के चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, इन्होंने कोशिश की थी ट्रेडर्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करने की, तो वो भी आपको पता है बड़ा बैकलैश आया था, ट्रेडर्स ने हड़तालें की थी और इस तरह की चीजें हुई थी। तो चीमा साहब, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, आज आप लोग माफियाज के हक में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो भी हो ये सनतें, वैसे आई डोंट थिंक वी शुड यूज दिस वर्ड, ज़ाहिर सनतें हैं और तमाम काबिले एहतराम है हमारी नज़र में, लेकिन ये कि अगर उनकी प्रॉफिटेरिंग उनकी तरफ से की गई है, उन्होंने मुनाफे कमाए हैं, जायज़ मुनाफे भी कमाए होंगे, तो उसका एक शेयर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए उनको? वो ना देखें, ना कोई इंसान होता है तो ना माफिया होता है। इंसान अगर माफिया वाले काम करे तो माफिया बन जाता है, अगर माफिया वाले काम ना करे तो इंसान बन जाता है। दिलचस्प है। जी जी। हाँ, बेसिक जो बात है, बेसिक जो बात है वो ये है कि आप पहले फर्ज कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री है, ये माफिया नहीं है, इंडस्ट्री है, ठीक है। हम टेक्सटाइल की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, बाकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, तो हम फर्ज करते हैं, शुगर की बात करें, हम फर्ज करते हैं कि ये इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री का दुनिया में एक सर्टन लेवल होता है एक टैक्स का। सारी दुनिया में टैक्स का जो सक्सेसफुल तरीका है वो ये है कि आप टैक्स बेस को ब्रॉड करें और टैक्स थोड़ा रखें।
टैक्स दुरुस्त। थोड़ा रखें, लोग इंक्लूड करें, बिजनेस बढ़ाएं और उससे टैक्स लें तो आप कम्पिटिटिव भी ज्यादा होते हैं, रोजगार भी ज्यादा मिलता है और यू कैन से कि टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होती है। हाँ सो हमने अगर 1400 अरब रुपए पिछले साल टैक्स कलेक्शन ज्यादा की है, उससे एक साल पहले 800 अरब टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इंडस्ट्री यहाँ पे चली, 3 शिफ्टें चली, यहाँ पे 10 अरब डॉलर की मशीनरी आई, यहाँ पे आप कह लें कि कैपेसिटी 1.5 गुना 2 गुना हो गई टेक्सटाइल की, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में हुई, इस तरह ऑटो इंडस्ट्री में हुई, सारी इंडस्ट्री में नई इंडस्ट्री लगी, नई कैपेसिटी बढ़ी, रोजगार मिला और हमें टैक्स भी ज्यादा मिला। सो तरीका वो है, तरीका ये नहीं है, देखिए पहले टैक्स था 29%, 29% टैक्स जो था अब हो गया वो 39%, 10% ज्यादा टैक्स हो गया, तकरीबन 40% टैक्स हो गया। अब मुनाफा में से 40% जब टैक्स होगा तो आपने अल्टीमेटली उस चीज की कीमत बढ़ानी है, यानी आवाम से लेना है, या आपने एक्सपोर्ट करना है। जब एक्सपोर्ट करना है या दुनिया को कम्पीट करना है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाना है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाते हुए आप 10% इनकम्पिटिटिव हो गए। अगर दुनिया में टैक्स 25% है, आप पे 40%, तो आप पे 15% इनकम्पिटिटिवनेस आ गई। तो सो बेसिक जो बात है कि यू आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, आप अकेले नहीं है कि आपने हाँ, जो अच्छा, बनाना ये है, कंपेटिटिवनेस के हवाले से ये एक दिलचस्प आपने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको इस हवाले से कंसर्न्स हैं। रजा साहब आई थिंक नीड्स टू गो। रजा साहब अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला था। मोना एक मिनट, जी जी, मैं अच्छा, आपकी तरफ आ रही हूँ। आई एम जस्ट थैंकिंग रजा रूमी साहब बिकॉज आई थिंक ही नीड्स टू लीव। शुक्र है जी जी मोना। जी जी, मैं हिना साहिबा आपकी तरफ भी आ रही हूँ, बट आई थिंक रजा साहब वांट्स टू ऐड समथिंग बिकॉज ही हैज टू गो राइट आफ्टर। जी रजा साहब, आप फरमा दें, मैं हिना साहिबा आती हूँ आपकी तरफ। जी, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, सन्नतें हैं बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन हमने ये देखा है माजी में कि ये कार्टेल्स की तरह काम करती हैं, चाहे चीनी हो, सीमेंट हो, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल है। हाँ सीमेंट हाँ जो है चंद एक जी, ये लॉबीज हैं, बिल्कुल ये पावरफुल क्लाउड्स हैं। हाँ, चाहिए टैक्स, बिल्कुल, बस मैं ये कहना चाहता था। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी इनपुट था। योर ग्रेशियस प्रेजेंस रजा रूमी साहब। और चीमा साहब, ये जो चीनी के हवाले से जाहिर है आपकी हुकूमत ने तो सबसे बड़ा कमीशन इनके ऊपर बिठाया था, जिसके ऊपर अब आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कहते हैं कि उसकी तो कोई फाइंडिंग्स नहीं निकली, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। तो आप अपने टाइम पर भी तो इन लोगों को, इन क्लाउड्स को पकड़ते थे ना। देखिए हमारे यहाँ गन्ना इस साल पैदा हुआ 88 मिलियन टन। 88 मिलियन टन गन्ने से जो चीनी निकली वो 7.4 मिलियन टन निकली। पहले यही चीनी होती थी 6 मिलियन टन, ये 14 मिलियन टन जो है, 14 लाख टन जो है चीनी है, वो रिपोर्ट ही नहीं होती, चोरी हो जाती थी। बेसिकली आपका काम है कि आपने चोरी रोकना है, टैक्स एवेजन रोकनी है, टैक्स की चोरी रोकनी है, ना कि टैक्स की आपने बढ़ा देना है। जब टैक्स आप बढ़ा देते हैं तो जो टैक्स दे रहा होता है या जो टैक्स नेट में होते हैं वो ज़्यादा आप करें पनिश हो जाते हैं और ओवरऑल इनकम्पिटिटिवनेस आ जाती है, और वो टैक्स चोरी कर रहा होता है वो कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो जाती है उसकी, और वो छा जाता है और ईमानदार बंदा मारा जाता है। फिर जो जिसे कहते हैं ना बैकयार्ड ऑपरेशन या स्मगलिंग या चोरी या क्रिमिनल लोग जो कारोबार राइट, आपको ये खदशा है, गॉट योर पॉइंट, आपको ये खदशा है कि इसमें जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन सनतकार है, वो इसके आप टैक्स बढ़ाना मसला है, टैक्स की चोरी रोकना जो है वो मसले का हल है, बेस बराड करना वो मसले का हल है, ना कि टैक्स की आप परसेंटेज बढ़ाएं, वो मसले का हल नहीं है। उससे आपकी इनकम्पिटिटिवनेस आएगी, उससे आपकी चीजें महंगी होंगी, उससे आपके अवाम बेरोजगार सही। राइट, ये आपने अपने खदशात बताए हैं। मैं हिना साहिबा से बतौर ज़ाहिर हुकूमत ये तमाम बातें उनकी तरफ ले जानी चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब भी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। मुझे बताया गया है कि ही इज़ विद अस और सूबाई वजीर हैं आप पंजाब के, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी PMLN का जो एक नया सियासी एक इत्तेफाक हुआ है उसके हवाले से बड़ा ज़रूरी आपका इनपुट चाहिए। शुक्रिया आपका हसन साहब, आपके वक्त के लिए। बताइएगा क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये जो 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, आप दोनों के लिए जो इसके सियासी स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा हैं जाहिर है, लेकिन क्या आप तस्लीम करेंगे जो भी नताइज होंगे और जो दस्तबरदार हुई है पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में, आपको नहीं लगता है इससे जो आपका जो पार्टी का आपका बेस है पंजाब में उसके ऊपर इसका मनफी असर आएगा? सर बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उसके बड़े मनफी असरात होंगे, और पहले भी माजी में भी आपने देखा जब 2008 में हमारी कोलिशन थी उस वक्त भी हमें यही लॉस हुआ कि हमने वो अपने हल्के छोड़े जहाँ पे हम रनर अप थे PMLN के लिए, तो फिर हमें वो स्पेस ना मिल पाई बाद में जो हमारी थी। लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात थे, जो इकोनॉमी की सूरत हाल की, उसको देखते हुए अगर हम अपनी पार्टियां बचाते या अपना वोट बैंक बचाते तो फिर शायद मुल्क के लिए वो ठीक ना होता।
तो हमने इस वक्त तो सबसे पहले है जी कि मुल्क बचाया जाए और उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को देखें, अपनी सियासत को भी देखें, अपनी हुकूमतों को भी देखें। तो इन अच्छा हसन साहब, ये भी इजाफा कीजिएगा क्या आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात होंगे, बहुत सारे ऐसी भी खबरें हमें मौसूल हो रही हैं कि वो भी आप दोनों इकट्ठे लड़ेंगे, या ये तमाम जितनी कोalition पार्टीज हैं ये सब इकट्ठे लड़ेंगे अगेंस्ट पीटीआई? क्या ये बात अभी आप इसकी तस्दीक करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, या आपको लगता है कबल वक्त है ये कहना? नहीं, ये कबल वक्त भी है और साथ अगेंस्ट पीटीआई या वर्सेस पीटीआई कहना मैं नहीं समझता कि जो आने वाला वक्त है उसमें पीटीआई कहीं नजर भी आएगी। पीटीआई नहीं होगी। और ये इसकी क्या वजह है हसन साहब? आपने जो ये एक पेशन गोई की है, इसकी क्या वजह है? कोई क्योंकि पीटीआई तो कह रहे हैं उनके खिलाफ इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि वो वाकईतन इतने ग्राउंड उन्होंने लूज कर दिए हैं कि वो आइंदा होंगे ही नहीं? नहीं, मैं उनकी बात पे तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो उनके इंजीनियरिंग हो रही है या नहीं हो रही। जो खुद आई उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए थे, या जिन्होंने 4 साल गुजारे ही नहर के जरिए थे, जहाँ पे बाजू भी मरोड़े गए, लोगों की सियासी वफादारियां भी तब्दील की गई, और कभी जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर लोगों को जोड़ा गया, कभी एंटी करप्शन के बयानिए पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, और कभी ये सारी चीजें तो वो खुद करके आए हैं। अब तो उन्हें ये गिला ही नहीं होना चाहिए। कल तक तो वो कहते रहे हैं कि बिल्कुल जी ये होता ही नहीं है पाकिस्तान में, और अब तो हम जो है वो ये और फलां। मैं समझता हूँ कि ये सारे इल्जामात जो वो आज लगा रहे हैं, यही चीजें तो उन पर लगती नहीं है। और ये हर किंग्स पार्टी जो है, आप क्यू लीग को देख लें, कन्वेंशन लीग को देख लें, आप माजी में जितनी भी पार्टियां हैं, वो जुनेजो लीग को देख लें, चट्ठा लीग को देख लें, वट्टू लीग को देख लें, ये सारे अपने अपने दौर में अपना अपना सूची बजा के चले गए, बाद में इनका नामो निशान भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जाहिर है अभी इस वक्त इन खदशात का ये इजहार कर रहे हैं। आपके इनपुट्स का बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। इसमें पीपल्स पार्टी का मौका पूरी बात में बड़ा ज़रूरी था। थैंक यू फॉर योर टाइम। हिना परवेज साहिबा, ये सुपर टैक्स पे आपका कमेंट, आप कुछ फरमा रही थी, प्लीज़ गो अहेड। और ये भी बताइएगा कि कल जो ये वज़ीर आज़म का बयान था, आखिर क्यों रिविजिट किया गया अपने फैसले को, जब उन्होंने अब तो बाज़ाब्ता खुद कह दिया है कि पहले आप लोगों का इरादा था कि तरामीम करें और इलेक्शंस में जाएं, तो अब इसको आपने रिविजिट क्यों किया? देखिए, मैंने शो के स्टार्ट पे भी आपको बिल्कुल ये कहा कि नेशनल टीवी पे हमें लोगों को सच बताना चाहिए और बिल्कुल हम लोगों को होप दें। तो मैं यही कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब ने भी दोबारा अपनी स्ट्रेटजिक टीम बिठाई और दोबारा सारे पॉइंट्स को रिविजिट किया, और हमने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत मुश्किल वक्त है और उस मुश्किल टाइम में हमें मुश्किल फैसलों करने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा ना खास्ता, जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास 2 चॉइसेस थी, एक तरफ था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने देते, दूसरी तरफ अपनी सियासत बचाते। हमें पता है इस वक्त करवा घूंट पी के हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, चाहे जो मर्जी हमारी सियासत के लिए हो, वी हैव मेड दीज टफ चॉइसेस। अब मैं आपको बताती जाऊँ कि वो जो मैं कही थी, सुपर टैक्स फॉर सुपर रिच, जमशेद इकबाल चीमा को शायद एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये अमीरों पर टैक्स है और गरीबों को रिलीफ है। और ये हम बिलीव करते हैं क्योंकि इस वक्त जो गरीब लोग हैं वो और पिसते जा रहे हैं। इन द लास्ट 3.5 ईयर्स इनकी बुरी पॉलिसीज़ की वजह से हमारी पावर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पावर्टी एवेलिएशन के लिए, ख़त्म करने के लिए गुर्बत, हमने ये जो है सुपर रिच लोग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे टैक्स किया, और इंडस्ट्रीज़ हमें चलानी आती हैं, इसलिए ये फिक्र ना करें। और एक बात मैं कहूँगी कि इन्होंने जमशेद चीमा ने बात की आइसोलेशन की, सोशल आइसोलेशन। तो मैं बिल्कुल सही कहती हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी कभी भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पीटीआई के ऐसे कुछ कई फैसले थे जो आप लोगों ने अपने झूठा बयानिया घड़ने के लिए पाकिस्तान को, जो अभी आप भी बात कर रहे थे कि अमरीकी साजिश, तो ये बात आइसोलेशन की आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब DGISPR ने क्लियरली आके बयान दे दिया, नेशनल सिक्योरिटी
कमेटी में कि कोई साजिश नहीं हुई, तो फिर तो आपको यहाँ बैठ के ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, इमरान खान साहब रोज़ आते हैं इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में दोबारा धकेलने की कोशिश करते हैं, तो ये इस पर कभी आप अच्छा हिना साहिबा, एक इस पे सवाल बड़ा लेजिटिमेट ये है और कभी कि आप इस बात की क्या गारंटी होगी कि जिन सनतों पे टैक्स लगा है, साहब को आपने जिन सनतों पे टैक्स लगाया, अदर देन जाहिर है जो सिगरेट्स हैं वो तो हसन अच्छी मुर्तजा बात है को कि आप आपने उनके लाइन पे लिया। हसन मुर्तजा ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, उनको पता है कि बाई इलेक्शंस में इंशाल्लाह ताला PMLN जो है वो स्वीप करेगी। जमशेद इकबाल चीमा को पुराने बाई इलेक्शंस का भी पता है कि लाहौर में इन्होंने क्यों अपनी जो है वो पूरी की थी, वो इनको भी पता है कि बाई इलेक्शंस में PMLN ही जीतेगी। ये हिना साहिबा, आपको लगता है कि उन्होंने डर के खदशे से दस्तबरदार हो गए थे चीमा साहब उस इलेक्शन से जिसका आप तस्करा कर रही हैं? देखिए, चीमा साहब एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है, उनको तरीकाकार आता होगा, उन्होंने क्यों गलत Let me ask him, उनको पता था लाहौर में इनने हारना है, तो उन्होंने कहा एक सेफ एग्जिट हो जाए। ये चीमा साहब तो बैठे हैं, वो आपको बता देंगे, उनको भी पता था कि इन्होंने हारना था, इसलिए उन्होंने सेफ एग्जिट लिया। लेकिन मैं हिना साहिबा आपसे अगर मुझे वक्त ने इजाजत दी, ये पूछूंगी इनको नहीं पता था नॉमिनेशन पेपर कैसे फाइल करते हैं। बतौर गवर्नमेंट सारे फैसलों का मलबा उन पे था, तो इसलिए उनके लिए हालात फेवरेबल नहीं थे, लेकिन अब तो उन्हें लगता है उनके लिए हालात अब से ज्यादा फेवरेबल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट को तो इन्होंने निकाला, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। इन द लास्ट 3.5 years, मोना, इन द लास्ट 3.5 years अवाम ने इमरान खान का सच देख लिया है। लोगों ने देख लिया कि ये एनार्किस्ट है, लोगों ने देख लिया कि ये साजिशी है, लोगों ने देख लिया कि ये मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है। और इन्होंने इन द लास्ट 3.5 years मुल्क में सवाए महंगाई करने के, सवाए बेरोज़गारी फैलाने के, सवाए माशरे को तबाह करने के और कुछ नहीं किया। तो अभी यानी आप अपने कॉन्फिडेंस को रीआइटरेट करेंगे चीमा साहब, के साथ नहीं आपके दस्तबरदार होने से ये बात दरअसल शुरू हुई है जो आप पिछले ज़िमनी इंतखाब से आपने क्विट किया था। जी मोना, मैं दो पहले बातें कर लूं। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की रिगार्डिंग इमरान खान साहब के फितना और ये वगैरह वगैरह, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आप कह लें कि अपना भट्ट साहबा को तो पता है कि मरियम बीबी वीडियो का काम करती हैं, कारोबार उनका वीडियोस का है, तो मैं समझता हूँ कि जब यहाँ तक बात आ जाए पर्सनल, तो फिर तो शायद आपको अवॉइड करना चाहिए किसी को पर्सनल अटैक करने में, कि जब आपकी रेपुटेशन जो वीडियोस के हवाले से। इमरान खान साहब ने नैब चेयरमैन की बनाई रखी हुई थी, वो तो उस लड़की ने खुद बयान दे दिया है। सुनो ना, अब रुको तो सही 2 मिनट। अच्छा, सो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये खामोश रहें इस हवाले से, कि अदरवाइज तो मतलब हमें मजबूरी में बात करना पड़ जाती है। वो तो चीमा साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त भी मेरे पास मुझे बताया जा रहा है। इमरान खान ने उस वीडियो से नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो उसका भी जवाब दे दें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो आपका माजी और हाल तो ज्यादा वीडियोस के हवाले से तापनाक है, बाकी तो पतला हाल है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ इन्होंने की है अपना हसन मुर्तजा साहब ने। हसन मुर्तजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा है कि यहाँ काफ लीग बनी, यहाँ कन्वेंशन लीग बनी, यहाँ आपका उनका वो कोई आगे मुस्तकबिल नजर नहीं आया, सारे खत्म हो गए। जी, आखिरी जुमला फरमा दे। राइट नाज़रीन, आई एम बीइंग टोल्ड कि बिल्कुल माय टाइम इज़ अप, और इस वजह से आई विल हैव टू कंक्लूड दिस। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इन तमाम गुफ्तगू को और ये तमाम बातों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू टू हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, रज़ा रूमी साहब और हसन मुर्तज़ा साहब ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।